करेंगे पुष्प के बारे में। देखिए अभी आपका ये साइंस का बेसिक नॉलेज चल रहा है, जिसमें आपको मैं बायोलॉजी के अंतर्गत पुष्प के बारे में बताने वाली हूँ। ठीक है, देखिए आपने बहुत सारे प्लांट्स देखे होंगे, जिसमें से कुछ प्लांट्स में क्या होते हैं, पुष्पों का विकास होता है या पुष्प उत्पन्न होते हैं, है ना। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें पुष्पों का विकास नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स जिसमें क्या हो रहा है, पुष्पों का विकास हो रहा है या जिसमें पुष्प उत्पन्न होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुष्पी पादप बोलते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे प्लांट्स क्या हो जाएंगे, हमारे पुष्पी पादप हो जाएंगे। देखिए ठीक है, समझ में आ गया सबको कि पुष्पी पादप होता क्या है। ठीक है, इसके अपोजिट जो दूसरा होता है ना, जिनमें पुष्पों का विकास नहीं होता, या ऐसे पौधे जिन्हें पुष्प उत्पन्न नहीं होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपुष्पी पौधे। ये देखिए हमारे पास दो तरीके के पादप आ गए हैं ना। अब हम बात करेंगे, है ना, ऐसे पादप जिनमें पुष्पों का विकास होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पुष्पी पादप में विभिन्न प्रकार के पुष्प खिलते हैं, है ना। वास्तव में ये पुष्प होता क्या है, देखिए किसी भी पादप में, ठीक है, पुष्पी पादप में जो लैंगिक प्रजनन इकाई होता है, ठीक है, प्रजनन की क्रिया आप लोग जानते होंगे, है ना। प्रजनन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, प्रत्येक जीव, है ना, इस प्रकृति में या इस पृथ्वी पर अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, ठीक है, अपने समान नए जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, वो क्या कहलाएगा, प्रजनन। ठीक है, तो पुष्प जो होता है जिन्हीं पुष्पी पादपों की, है ना, लैंगिक प्रजनन इकाई होता है। ठीक है, ये देखिए, है ना, तो जो पुष्प होता है वो क्या होता है, पुष्पी पादपों की लैंगिक प्रजनन इकाई होता है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि पुष्प होता क्या है ना, तो आप सीधा सीधा बोल सकते हैं कि पुष्पी पादपों की लैंगिक प्रजनन इकाई को पुष्प कहते हैं। ठीक है, अब देखिए पुष्प जो होता है उसकी संरचना की हम बात करेंगे कि वास्तव में पुष्प की जो संरचना होती है वो किस टाइप की होती है ना। तो पुष्प की संरचना में हम जनरली भागों के बारे में बताएंगे। तो पुष्प के जो भाग होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। देखिए पहला सहायक भाग और दूसरा होता है जनन भाग। देखिए तो दो टाइप के भाग हो गया, सहायक भाग और दूसरा हो गया जनन भाग। ठीक है, अब देखिए सहायक भाग क्या क्या होता है, एक होता है बाह्य दल पुंज। ठीक है, क्या हो गया, बाह्य दल पुंज। और सेकंड क्या होता है, सेकंड होता है दल पुंज। ठीक इसी प्रकार जनन भाग के अंतर्गत भी दो टाइप के प्रकार आते हैं, एक होता है नर जनन भाग और दूसरा होता है मादा जनन भाग। तो इस प्रकार से जनन भाग के भी दो टाइप्स हो गए, नर जनन भाग और मादा जनन भाग। अब देखिए पुष्प के नर जनन भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखेंगे पुंकेसर। ठीक है, पुष्प के नर जननांग भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, या नर जननांग को हम लोग क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार मादा जनन भाग के तो क्या बोला जाएगा, स्त्री केसर। ठीक है, पूर्व के क्लास में आपको बताया भी जा चुके हैं, नर जनन भाग पुंकेसर होगा और मादा जनन भाग जो है स्त्री केसर होगा। यहाँ तक समझ में आ गया सबको। अब याद रखेंगे जो पुंकेसरों का समूह होता है ना, बहुत सारे पुंकेसर जो होते हैं उनका जो ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है, हमारा उमंग। ठीक है, तो याद रखेंगे उमंग जो होता है वो क्या होता है, नर जनन अंग होता है। ठीक है, और इसी के एक इकाई को हम लोग पुंकेसर बोलते हैं। क्लियर हो गया। इसी प्रकार स्त्री केसरों का जो ग्रुप होता है या समूह होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है जयांग। याद रखिए। ठीक है, मादा जनन जो स्त्री केसर होता है, ठीक है, उसका जो ग्रुप होता है उसको जयांग बोलते हैं, और एक जयांग की एक छोटी इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, स्त्री केसर बोलते हैं। तो इतना आप लोग जो है अच्छे से याद रखेंगे। तो चलिए आपको एक पुष्प लेकर आपको ये सारे भाग बता दिए जाते हैं। ठीक है, देखिए ये जो आपको रेड कलर का पुष्प दिख रहा है, जनरली आप सबने देखा होगा, सबके घरों में उपलब्ध होता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में चाइना रोज बोलते हैं, है ना, या इसका जो है वैज्ञानिक नाम होता है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, जिसे हम सामान्य में गुड़हल बोलते हैं। ठीक है, अपनी क्षेत्रीय भाषा में इसे गुड़हल बोला जाता है।
मौजूद रहते हैं, ठीक है। और जब किसी पुष्प में दोनों भाग पाए जाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विलिंगी पुष्प बोलेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आपको है ना पिछले क्लास में बताया जा चुका है, इसमें दोनों ही भाग रहते हैं, इस कारण ये क्या है, द्विलिंगी पुष्प है। क्लियर हो गया है ना। और यदि दोनों में से कोई एक भाग होता तो हम उसको क्या बोलते हैं, एक लिंगी पुष्प बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। और जब एक ही पौधे पे एक लिंगी पुष्प है ना अलग अलग जगह पे विकसित होते हैं तो ऐसे पौधे को लोग उभयलिंगी पौधा बोलते हैं। समझ में आया सबको? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है पुष्प, है ना, लैंगिक प्रजनन इकाई, ठीक है। इसके दो भाग होंगे मेनली, सहायक भाग, जनन भाग। सहायक भाग में आएगा बाह्य दल पुंज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से आप इसको ऐसे पकड़कर, ठीक है, ये आपको जो ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा है, देखिए सबसे पहली बात ये जो आपका है ना हरे रंग की पतली लंबी बेलनाकार संरचना दिख रही है, ये क्या है, हमारा पुष्प वृंद, ठीक है। पुष्प वृंद, इसी वृंद के सहारे ये क्या होता है, तने से मतलब शाखाओं से जुड़ा होता है। क्लियर हो गया। उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको छोटे सूर्याकार के संरचनाएं दिखाई देंगी। ये किसी किसी पुष्प में होता है और किसी किसी में नहीं होता है ना, लेकिन ये जो बाकी चारों भाग होते हैं वो अनिवार्य होते हैं, है ना। तो ये जरूरी नहीं है ना, किसी किसी में होते हैं, जैसे कि आपने फिल्टी में देखा होगा, ठीक है। तो ये उनकी क्या होती है, विशिष्ट क्वालिटी होती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिबाह्य दल पुंज, ठीक है, याद रखेंगे, या फिर एपिकैलिक्स बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब चलिए अब यहाँ से हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो ये आपकी हरे रंग की संरचना है, ये आपका क्या हो गया, बाह्य दल पुंज, है ना। आप गिनती करोगे तो इसमें ऐसे नुकीलाकार की संरचना दिखाई देगी, 1 2 3 4 5, ठीक है। आप अपने घर में भी पुष्प लेके इसको काउंटिंग कर सकते हैं। आप देखिए ये नुकीली जो संरचना होती है वो है ना शीर्ष पर, शीर्ष मतलब ऊपरी भाग में एक दूसरे से स्वतंत्र है, जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन इसके निचले भाग में देखिए, निचले भाग में ये आपस में क्या है, जुड़ा हुआ है। तो ये किसी किसी पुष्प में आपस में जुड़ा होता है और किसी किसी में जुड़ा हुआ नहीं होता, अर्थात स्वतंत्र होता है, ठीक है। तो इसमें ये क्या है, नीचे से जुड़ा है पर शीर्ष से स्वतंत्र है, ठीक है। और ये कितनी है संख्या में, 5 है। और कौन से रंग की है, हरे रंग की, ठीक है। तो बाह्य दल पुंज की पहचान होती है कि हमेशा हरे रंग का होता है। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से बाह्य दल पुंज हो गया। अब देखिए बात आती है, यदि पुंज लगा है मतलब वो क्या है, एक ग्रुप है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे। और यदि आप पुंज को हटा दोगे तो क्या कहलाएगा, बाह्य दल, ठीक है। तो बाह्य दल हम किसको बोलेंगे, तो देखिए ये आपको 2 दिख रही है ना। अब इसमें से यदि मैं इन दोनों को अलग अलग कर दूँ तो 5 में से मैं एक को निकाल दी, ठीक है। 5 में से मैंने एक को निकाला तो ये 5 में से जो एक है वो क्या कहलाएगा, बाह्य दल कहलाएगा। और जो 5 का ग्रुप होगा वो क्या कहलाएगा, बाह्य दल पुंज कहलाएगा। तो सबको बाह्य दल पुंज क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट में हम बात करेंगे बाह्य दल पुंज के बाद। देखिए बाह्य दल पुंज के बाद हम चलते हैं दल पुंज की ओर, है ना। तो ये जिसके कारण आपको पुष्प बहुत ज़्यादा पसंद होता है, या जब हम पुष्प के रंग को देखते हैं क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तो वही रंगों वाला भाग ही क्या है, दल पुंज है ना। देखोगे अलग अलग पुष्प में ये क्या होता है, अलग अलग रंग का होता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्या होता है, किसी भी पुष्प की जो दूसरी भ्रमियाँ होती है ना उसको हम दल पुंज बोलते हैं। पहली भ्रमिया बाह्य दल पुंज है, दूसरी भ्रमिया दल पुंज है, ठीक है। और इसकी लक्षण क्या होती है, विशेषताएं क्या होती है कि दल पुंज हमेशा रंगीन होता है। क्लियर हो गया। और देखिए ये एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल स्वतंत्र है ना, आपस में जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने धतूरा में देखा होगा, धतूरा में ये क्या होता है, आपस में ऐसे जुड़े रहते हैं ना, और जुड़कर क्या करते हैं, एक हट्टी नुमा संरचना बनाते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है ये स्वतंत्र भी हो सकते हैं, आपस में जुड़े हुए भी हो सकते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे आप दल पुंज है ना, तो ये जो इसमें देखेंगे संख्या कितनी है, 5 है ना। किसी में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। तो ये जो 5 का ग्रुप है वही क्या कहलाता है, दल पुंज कहलाता है। लेकिन यदि हम किसी एक की बात करें तो ये हमारा क्या कहलाएगा, केवल दल कहलाएगा। क्लियर हो गया। और ग्रुप जो होगा वो दल पुंज कहलाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आया। अब देखिए इसका ये जो रंगीन है ना, मतलब रंगीन होने का कारण ये होता है कि आसानी से क्या होता है, परागण के लिए, है ना। आगे आपको जब सिलेबस स्टार्ट होगा तो बताया जाएगा कि परागण होता क्या है ना। तो परागण के लिए क्या करता है, ये जो कीट रहते हैं उनको आकर्षित करता है, ठीक है। चलिए तो हमने इस प्रकार से इसके 2 भागों के बारे में अध्ययन कर लिया। अब हम चलते हैं तीसरी संरचना की ओर। चलिए तो आते हैं तीसरी संरचना अर्थात जनन भाग, है ना। तो जनन भाग के अंतर्गत हम बात करेंगे कुमक। तो देखिए
देखिए ये आपको एक गुलाबी रंग की क्या हो रही है, एक लंबी नली के समान संरचना दिख रही है ना। तो इसी नली समान संरचना में क्या होता है, पुंकेसर लगे रहते हैं, मतलब जुड़े रहते हैं ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पुंकेसरी नाल बोलते हैं। ठीक है, ये किसी किसी में होता है, किसी में नहीं होता। तो ये क्या हो गया, पुंकेसरी नाल हो गया। अब देखिए इसी पुंकेसरी नाल में यदि आप यहाँ पर देखोगे, ये देखिए यहाँ पर आप देखोगे तो पुंकेसरी नाल में क्या होती है ना, शीर्ष पर पीले रंग की और बिल्कुल गुलाबी पतले धागा नुमा संरचना होती है। देखिए कुछ इस टाइप का, इस टाइप का आप देखेंगे तो क्या होती है, पीले रंग की धागे नुमा संरचना होती है। लेकिन पीले रंग की धागे नुमा संरचना है क्या, वास्तव में पुंकेसर है। ठीक है, क्या है, पुंकेसर। क्लियर हो गया। ये देखिए, ठीक है। अब देखिए इस पुंकेसर के जो देखिए इसमें क्या है, पुंकेसर को हम काउंटिंग नहीं कर सकते है ना, अनंत होता है, निश्चित संख्या में नहीं होता है ना। तो ये जितनी भी पुंकेसर इसमें लगी हुई है उसका पूरा ग्रुप या समूह क्या कहलाएगा, पुमंग कहलाता है। समझ में आया। और इसमें से कोई एक क्या कहलाएगा, पुंकेसर कहलाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि पुंकेसरों के समूह को पुमंग कहा जाता है और पुमंग की एक छोटी इकाई को पुंकेसर कहा जाता है। क्लियर। ठीक है। अब देखिए ये जो पुंकेसर होता है उसके भी कितने भाग होते हैं, तो पुंकेसर के भी आपको 3 भाग मिलेंगे। देखिए पुंकेसर के कितने भाग हो गए, 3 भाग। पहला देखिए ऊपर में ये जो पीले रंग की गोल संरचना होती है, गोल होती है, किसी किसी में ये अंडे के आकार की भी होती है। तो पीले गोल रंग की संरचना क्या कहलाती है, इसको हम बोलते हैं परागकोश। ठीक है, ये जो गोल, ठीक है, ये अंडाकार संरचना क्या कहलाती है, परागकोश। ये पुंकेसर का पहला भाग है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे में आप इसी में देख सकते हो पतली गुलाबी रंग की क्या होगी, धागेनुमा संरचना होगी। ठीक है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है भूतंतु। ठीक है, क्लियर हो गया। यही पतली गुलाबी रंग की धागेनुमा संरचना आपका भूतंतु कहलाता है। भूतंतु और परागकोश जहाँ पे जुड़े होते हैं, आप ध्यान से देखोगे तो भूतंतु और परागकोश जो होता है वो यहाँ पर आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यही वाला भाग क्या कहलाता है, योजक। ये भाग क्या कहलाएगा, योजक। तो इस प्रकार जो पुंकेसर है उसके 3 भाग हो गए, है ना, परागकोश और भूतंतु और दोनों आपस में जुड़ा हुआ स्थान योजक। तो आप आसानी से परागकोश, भूतंतु और योजक पहचान सकते हैं। ठीक, चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं, है ना, मादा जरण भाग या स्त्री केसर की ओर। तो देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये जो आपको व्हाइट कलर की संरचना दिख रही है, यदि आप क्या करोगे, इसको ब्लेड से काटेंगे, है ना, जैसे एक लंबी पाइप होती है उसको आप एक, है ना, किनारे से काटोगे तो ये क्या होगी, ऐसे गोल आपस में खुलती जाएगी, है ना। चलिए मैं आपको काट के तो नहीं बता रही हूँ, लेकिन खोल कर बता देती हूँ। इस पुंकेसरी नाल को आप क्या करेंगे, गोल खोलेंगे तो आपको ये एक वाइट कलर की संरचना दिखाई देगी। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, एक वाइट कलर की संरचना दिखाई दी। यही हमारा मतलब ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो संरचना है ना, वही हमारा क्या है, जयांग है। ठीक है, क्लियर हो गया, क्या हो गया, जयांग। अब देखिए एक जो जयांग होता है वो स्त्री केसरों का समूह होता है। सीधा सीधा बोले तो स्त्री केसरों का समूह जयांग कहलाता है और जयांग की एक छोटी इकाई स्त्री केसर कहलाती है। क्लियर, समझ में आ सबको। आप देखिए ये जो जयांग है स्त्री केसर होता है उसके भी कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। देखिए जयांग या स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, याद रखेंगे, है ना। चाहे तो आप इसके नीचे भी लिख सकते हैं। पहला, चलिए मैं पहले इसकी संरचना बना देती हूँ। जनरली आप लोग पुस्तक में देखे होंगे, कुछ इस टाइप की संरचना होती है। है ना, तो यहाँ पे आपको जनरली इसी टाइप की संरचना दिख रही है। अब देखिए इसके भी 3 भाग होते हैं। ये जो ऊपर का
प्यालेनुमा संरचना होता है, ठीक है। इस ऊपर के प्यालेनुमा संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, अग्र है ना, सामने वाला भाग अग्र भाग, इसको हम लोग बोलते हैं वर्तिकाग्र, है ना। मतलब वर्तिका का अग्र भाग क्या कहलाएगा, वर्तिकाग्र कहलाता है। पहचानने का तरीका सबसे ऊपर प्यालेनुमा संरचना, ठीक है। उसके बाद जस्ट के वर्तिकाग्र के नीचे एक छोटी सी पतली संरचना होती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्तिका। तो वर्तिका का अग्रभाग वर्तिकाग्र, है ना, और वर्तिकाग्र के जस्ट नीचे छोटी लंबी बेलनाकार संरचना क्या होगी, वर्तिका कहलाएगी, ठीक है। और सबसे नीचे में आप देखेंगे आधार की ओर तो कुछ इस टाइप का खुला हुआ है ना, मतलब खुली हुई संरचना दिखाई देती है, ठीक है। खुली हुई या मटकेनुमा संरचना दिखाई देती है, आप देख सकते हो इसमें, है ना, आपको अच्छे से दिख रहा है। यही खुली हुई संरचना क्या कहलाती है, अंडाशय कहलाती है। क्लियर हो गया। तो स्त्री केसर के भी आपको 3 भाग मिल गए, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। इतना आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। बहुत ही काम की चीज़ है, क्योंकि जब आप लोग क्या करोगे पुष्पों में, ठीक है, प्रजनन की क्रिया पढ़ोगे तो उसमें ये सारी चीज़ें बहुत ही आवश्यक होती है। और जब तक आप इन नामों को नहीं जानेंगे, है ना, वहाँ पे उसको समझ पाना काफ़ी कठिन होता है। क्लियर हो गया। तो जैसा कि आप लोग को होमवर्क दिया गया था, आप उस होमवर्क को करेंगे, है ना। उसके अलावा आप, है ना, इनकी तैयारी भी कर लेंगे, इनके नामों की और